हेलो एवरीवन। आज है 24 मई 2021 और 24 मई 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो दैनिक जागरण ने सबसे पहली हेडलाइन बनाई है वो है कि 18 दिन बाद हाथ आया ओलंपिक पदक विजेता सुशील, साथी के साथ गिरफ्तार। ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें खेल रत्न कब दिया गया था, राजीव गांधी पुरस्कार कब दिया गया था, ये सब हम स्पोर्ट्स पेज में देखेंगे। तो दूसरी न्यूज़ पर आते हैं कि रद्द नहीं होंगी 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। जैसा कि हाल ही में काफ़ी इस पर विचार चल रहा था कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएं या ना कराई जाएं। उसके बाद 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी, यानी कि बच्चों को प्रमोट कर दिया गया था। उसके बाद कई राज्यों ने भी ये निर्णय लिया कि 10th के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया जाए और स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए। उसमें हाल ही में उत्तर प्रदेश ने भी इस पर फैसला लिया है कि 10th के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए। कल जो बैठक हुई है सीबीएसई बोर्ड की या फिर और भी बोर्डों की शिक्षा मंत्री के साथ, रमेश पोखरियाल निशंक के साथ, उसमें कोई निश्चित फैसला अभी नहीं लिया गया है। 30 मई तक या आप कह सकते हैं कि 31 मई तक सुझाव मांगे गए हैं कि किस तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं और ऑनलाइन कराई जाएं या फिर ऑफलाइन ही कराई जाएं। उस पर भी कुछ राज्यों ने आपत्ति जताई है। जैसे दिल्ली ने सबसे पहले आपत्ति जताई है। उन्होंने ये बोला है कि इस समय एग्ज़ाम की बात ना की जाए क्योंकि तीसरी लहर जो बच्चों के लिए ज़्यादा घातक है, या फिर आप कह सकते हैं कि अभी पूरी तरीके से कोरोना के मामले कम नहीं हुए हैं, तो इन सब को देखते हुए अभी परीक्षा जरूरी नहीं है। और परीक्षा पर जो भी विचार होगा उसकी जो अगली मीटिंग होने वाली है वो 1 जून तक नई तारीखों की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी कि 1 जून तक नई परीक्षा की जो भी तारीख होगी वो घोषित कर दी जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि देश में बढ़ती गई कोरोना की जांच, घटता गया संक्रमण। देखिए, अगर हम पिछले साल से अभी तक का अगर हम पूरा कोरोना काल देखें तो पिछले साल भी उतनी टेस्टिंग नहीं की जा रही थी जितनी इस वर्ष टेस्टिंग की हुई है। यानी कि पहले की मुकाबले अब जांच ज़्यादा हो रही है। और अभी हाल ही में जब अप्रैल में संक्रमण पूरे चरम पर था, या मई की स्टार्टिंग में आप कह सकते हैं, तो उसके बाद जो अब संक्रमण दर में कमी आई है, तो टेस्टिंग भी ज़्यादा हो रही है और संक्रमण दर भी कम आ रही है। ये एक अच्छी न्यूज़ मानी जा रही है कि फिलहाल जो पिछले साल जो कोरोना महामारी थी उसको देखते हुए कोरोना संक्रमण इस समय काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, क्योंकि जल्दी ही उसकी पहचान कर ली जाती है और जितनी जल्दी पहचान होगी उसके प्रसार को उतना ही जल्दी रोका जा सकता है, यानी कि उसको फैलने से रोका जा सकता है। अगर आप किसी व्यक्ति की जांच करेंगे, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसे क्वारंटाइन किया जाएगा, और जैसे ही आप उसे क्वारंटाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है कोरोना को फैलने से रोकेंगे। अब यहाँ पर दर दी गई है कि 23 मई को जो संक्रमण दर थी वो 11.34 और 17 मई को जो थी वो 17.80, यानी कि संक्रमण दर काफ़ी तेज़ी से कम हो रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान ने एक बार फिर बढ़ाया है लॉकडाउन। इसमें उत्तर प्रदेश भी है जिसने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो वर्चुअल बैठक करी, उसके यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें ये घोषणा करी है कि अभी कोरोना से युद्ध खत्म नहीं हुआ है। हालांकि अब कोरोना की ये लहर कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम एक बार और लॉकडाउन लगा दें 1 हफ्ते का तो ये और संक्रमण दर और कम हो सकती है। 31 मई से हम धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करेंगे, ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मदद से ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की कमी पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर संकट चल रहा है और हम इससे भी निपट लेंगे। राजस्थान में बाहर से आने वालों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने 10 से 24 मई तक लॉकडाउन लगाया था, जिसे अब 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। राज्य ने शादियों पर 30 जून तक रोक लगा दी है। घर पर ही विवाह हो सकेंगे जिनमें 11 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। किसी तरह का सामूहिक भोज नहीं होगा। मंदिर नहीं खुलेंगे। मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वाहनों को आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। वैक्सीन के लिए लोग वाहन से जा सकेंगे। हरियाणा में ऑड इवन आधार पर खुलेगी दुकानें। हरियाणा में भी 21 दिन से चल रहा लॉकडाउन 1 सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। हालांकि अब गली मोहल्ले की दुकानों को जहां सारा दिन खोलने की छूट दी गई है, वहीं बाजारों में ऑड इवन आधार पर सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी।
एक न्यूज़ है कि अमीर गरीब देशों के बीच वैक्सीन का बढ़ता फासला। ये न्यूज़ विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से जारी हुई है कि WHO, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष समेत कई संस्थानों की तरफ से हाल ही के दिनों में दुनिया में वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर जताई गई चिंता के बावजूद इस समस्या का समाधान होता नहीं दिख रहा है। जहां अमीर देश अपनी जरूरत से ज़्यादा वैक्सीन स्टॉक करते जा रहे हैं, वहीं कम आय वर्ग वाले देशों के समक्ष वैक्सीन संकट गहराता जा रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, चीन जैसे देश के पास उनकी पूरी आबादी को देने लायक वैक्सीन की डोज है और ये अपनी 35 से 85% तक आबादी की वैक्सीन को कम से कम एक डोज दे चुके हैं। जबकि ऐसे दर्जनों देश हैं जहां 1% आबादी को भी डोज नहीं लगाई गई है। तमाम एजेंसियां मान रही हैं कि यह असमानता कोरोना को खत्म करने की लड़ाई में काफ़ी दिक्कतें पैदा कर सकती है। अब यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है, देखिए कि अमेरिका में जो कुल डोज है वो 28.39 है और प्रति 100 व्यक्ति पर 86। वहीं अगर हम कनाडा की बात करें तो 2.03 और प्रति 100 व्यक्ति पर 54। तो ऐसे ही आंकड़े दिए गए हैं, आप देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि कोरोना काल में अब सुप्रीम कोर्ट भी ई कोर्ट मोबाइल मैनुअल की तरफ बढ़ रहा है और उसने ऐप भी इस पे लॉन्च किया है। और ई कोर्ट सेवा मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करके कोई भी व्यक्ति विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं जैसे विभिन्न केस नंबर, CNR नंबर, फाइलिंग नंबर, पार्टी के नाम, FIR नंबर, अधिवक्ता विवरण, अधिनियम आदि के जरिए सर्च कर सकता है। तिथिवार केस डायरी सहित फाइलिंग से लेकर निपटान तक मामले की पूरी केस हिस्ट्री प्राप्त की जा सकती है। कोई भी मोबाइल ऐप के जरिए आदेश, मामले के स्थानांतरण का विवरण, अंतरिम आवेदन की स्थिति के बारे में जान सकता है। एप्लीकेशन से कोई भी हाई कोर्ट और जिला न्यायालय के मामलों का विवरण प्राप्त कर सकता है। माई केस में कोई भी व्यक्तिगत केस नंबर जोड़ा जा सकता है। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी ने अपनी मुफ्त ई कोर्ट सेवा मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया है। इस एप्लीकेशन को 57 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड भी कर चुके हैं और बेहतर पहुंच के लिए मैनुअल को 14 भाषाओं यानी अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगला, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु में जारी किया गया है। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज और बिजनेस पेज में जो न्यूज़ है, अनलॉक के ऐलान से पहले कंपनियों ने शुरू करी तैयारी। देखिए, अनलॉक से मतलब जो भी लॉकडाउन लगाया गया था उसमें कंपनियों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया था, यानी कि फैक्ट्रियां बंद थी और उत्पादन ठप था। अब जब लगभग जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसमें अब उत्पादन को भी जो मांग है उसको देखते हुए उत्पादन शुरू कर दिया गया है। यानी कि जैसे मोबाइल हो गया या बाइक हो गई, कार हो गई, लैपटॉप इत्यादि का उत्पादन अब जोरों पर कर दिया गया है ताकि एकदम से जब मांग आए तो किसी चीज़ की कमी ना हो। इसे देखते हुए हीरो मोटोकॉर्प ने भी उत्पादन शुरू कर दिया है 24 मई से। हीरो मोटोकॉर्प ने 24 मई से अपने सभी प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी अपने 18 से 44 साल के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने जा रही है। फरीदाबाद के ऑटो पार्ट्स निर्माताओं ने बताया कि हीरो का उत्पादन पूरी तरह से शुरू करने से उनकी गाड़ी भी चल पड़ेगी, क्योंकि कई MSME से बड़ी दोपहिया वाहन निर्माताओं को जरूरी सप्लाई की जाती है। मोबाइल फ़ोन कंपनियों के मुताबिक लॉकडाउन खुलते ही बिक्री में निश्चित रूप से तेजी आएगी, क्योंकि पिछले 2 महीने से कई राज्यों में मोबाइल फ़ोन की बिक्री काफ़ी कम रही है। ई कॉमर्स से भी लॉकडाउन के दौरान मोबाइल फ़ोन की बिक्री इजाज़त नहीं थी। बिक्री में गिरावट को देखते हुए उत्पादन कम कर दिया गया था। जून से उत्पादन में फिर से बढ़ोतरी की जा रही है और होटल, रेस्टोरेंट और ब्रांडेड रिटेल कारोबारियों में भी जून से कारोबार शुरू करने की तैयारी कर दी है। एक न्यूज़ है कि ग्राहकों से टूटा बैंकों और वित्तीय संस्थानों का संपर्क। कोरोना की दूसरी लहर ने बैंकों व वित्तीय संस्थानों के समक्ष नया संकट पैदा कर दिया है। यह संकट है ग्राहकों से संपर्क टूटने का। कुछ दिन पहले गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने कहा था कि जितने बड़े पैमाने पर लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं उससे उनके कर्मचारी व वसूली
एजेंट ग्राहकों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अब यही बात भारतीय स्टेट बैंक ने भी कही है। एसबीआई का कहना है कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ने और लॉकडाउन की वजह से ग्राहकों से संपर्क नहीं साधा जा पा रहा है। इससे वसूली प्रभावित हो रही है। एक समस्या यह भी आ रही है कि बैंक व वित्तीय संस्थान कर्ज की स्थिति का आकलन नहीं कर पा रहे हैं। कई एनबीएफसी व एमएफसी ग्राहकों से रोजाना या साप्ताहिक तौर पर वसूली करती है। अभी यह पूरी प्रक्रिया अव्यवस्थित हो गई है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल से मई 2021 में एमएफसी की कर्ज वसूली में 10% तक गिरावट का अनुमान है। अब आते हैं एडिटोरियल पेज पर। तो पहला आर्टिकल है हमारा, अंतिम संस्कार के तरीकों पर हो पुनर्विचार, और ये आर्टिकल लिखा है उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा। इन्होंने आर्टिकल में ये बताया है कि जिस तरीके से जीवन एक सत्य है, उसी तरीके से मृत्यु भी एक सत्य है। जिसका जन्म होता है उसे मरना भी पड़ता है। लेकिन जो इस समय दिखाई दे रहा है कि लोग अपनों का ही शव नदी में बहा दे रहे हैं या फिर वहाँ की बालू में उसको दबा दे रहे हैं। तो ये एक, आप कह सकते हैं कि मानवीय घटना नहीं है। इसमें आप अपनों को इस तरीके से छोड़ सकते हैं कि कम से कम जो अंतिम संस्कार होता है उनके जीवन काल का, उसको तो सुनियोजित ढंग से परंपरा के साथ करिए। भारत की धर्म परंपरा जड़ है। धर्म सुखपूर्वक जीवन की आदर्श आचार संहिता है। इसका मूल तत्व सनातन है, लेकिन यह प्रकृति की तरह परिवर्तनशील है। इसमें काल व्यवस्था को छोड़ने और काल संगत को अपने ही परंपरा के ढंग से जीना सबका अधिकार है। भारतीय समाज में अनेक रूढ़ियां छोड़ी हैं, वे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संगत नहीं हैं। अंत्येष्टि कर्म का विधान वैदिक काल से बहुत प्राचीन है। अग्नि में ही मुख्य रूप से शव समर्पण की परंपरा के अन्य रहस्य भी संभव है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार मृत्यु के बाद भी जीवन की निरंतरता चलती रहती है। मृत्यु के बाद भी शेष अव्यय शरीर के प्रति बनाए रखते हैं। अग्नि देह के समय दुखी पुत्र या परिजन ही चिंता में अग्नि लगाते हैं। मृत परिवार मोह से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में आधुनिक काल तक प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए हैं। यानी यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो हिंदू धर्म में अगर आप किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको अग्नि में ही अंत्येष्टित किया जाता है। और ऋग्वैदिक काल से लेकर अथर्ववेद के रचनात्मक और पुराण काल तक मृत शरीर की ससम्मान अंत्येष्टि का इतिहास रहा है। अथर्ववेद में शव को अंत्येष्टि स्थल तक ले जाने के लिए बैलगाड़ी का उल्लेख है। अब चौपहिया वाहनों के प्रयोग हैं। परिस्थिति के अनुसार संशोधन उचित है। ऋग्वेद अथर्ववेद में अग्नि से भावुक स्तुति है। अग्नि इस मृत देह को जैसे सुख मिले वैसे जलाओ। रोती बिलखती पत्नी से कहते हैं तुम्हारा रोना उचित नहीं है। तो ये सब बातें इस आर्टिकल में कही गई हैं। हालांकि ये आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। राष्ट्रीय भूमिका को तिलांजलि देता बंगाल। इस टॉपिक पर भी हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। ये आर्टिकल लिखा है पूर्व सैनिक एवं पूर्व प्रशासक आर विक्रम सिंह द्वारा। बंगाल में चुनाव के प्रचंड बहुमत से विजयी तृणमूल कांग्रेस का वैचारिक आधार क्या है? अल्पसंख्यकवाद, बाहरी का विरोध, बंगाली अस्मिता के तर्क लोकतंत्र की आड़ लिए खड़े हैं। वहाँ सेकुलरिज्म की परिभाषा बांग्लादेशियों की पक्षधर तथा शेष भारत अर्थात बहिरोगतों की विरोधी है। भारतीयता के पक्षधर हिंसा और प्रताड़ना के निशाने पर हैं। आयातित सांप्रदायिक शक्तियां राष्ट्रीयता के विचार मात्र पर आक्रामक हैं। बंगाल की सांप्रदायिक समस्या को जातियों, संप्रदायों और इस्लामीकरण के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूर्वी बंगाल मुख्यतः राजवंशी, नमोशूद्र, चंडाल, कोच आदि जातियों का निवास रहा है। यद्यपि यह समाज दुर्गा पूजा की संस्कृति का वाहक रहा है, फिर भी हिंदू समाज में नियंताओं ने इन्हें शूद्र एवं पश्चिम वर्ण में ही स्थान दिया है। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद विकसित हुआ भद्रलोक उन स्वर्णों का वारिस है जिनके पूर्वज पूर्वी बंगाल के तीव्र इस्लामीकरण के गवाह रहे हैं। आज बंगाल में वही नमोशूद्र, राजवंशी, मतुआ समाज सांप्रदायिक हिंसा के निशाने पर है जो मध्यकालीन दौर में इस्लामीकरण की लहर का
मुकाबला करते रहे। ब्रिटिश काल में हुए 1945 से 46 के चुनाव में जिन्ना ने पाकिस्तान को चुनावी मुद्दा बनाया। संयुक्त बंगाल के उन चुनाव में बंगाल असेंबली में 119 मुस्लिम सीटों में से मुस्लिम लीग को 113 सीटें मिली, जबकि 3 पश्चिमी राज्यों पंजाब, सिंध और फ्रंटियर में बंगाल की तुलना में कम सीटें मिली हैं। आज़ादी के अंतिम दौर में कुछ नेताओं ने, जिनमें बंगाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सोहरावर्दी और कांग्रेस के शरद चंद्र बोस मुख्य थे, वायसराय एवं ब्रिटिश सरकार के सम्मुख भारत से अलग आज़ाद बंगाल का प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भारत को 2 नहीं बल्कि 3 देशों में आज़ाद होने की संभावना से अवगत करा दिया था। बांग्लादेश में कट्टरता के विरुद्ध कानूनों के प्रभाव से कितने ही आतंकियों को मृत्युदंड दिया जा चुका है और यहाँ बंगाल कट्टरवादियों की शरणार्थ स्थली बनता जा रहा है। इसी सांप्रदायिक वर्चस्व के लिए CAA और NRC का जबरदस्त विरोध किया गया है। राष्ट्र विरोधियों को बर्दाश्त करते रहना समाधान नहीं है। राष्ट्रवादी शक्तियों के लिए क्षुद्र सत्ता आकांक्षियों के षड्यंत्रों को ध्वस्त करना आवश्यक है। नेक्स्ट आर्टिकल है परीक्षा का प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की 12वीं की परीक्षाओं के संदर्भ में फैसला लेने के लिए बुलाई गई बैठक भले ही किसी नतीजे पर ना पहुंची हो, लेकिन ऐसा लगता है कि केंद्रीय मंत्रियों समेत कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्री इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये परीक्षाएं कराई जानी चाहिए। इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर अंतिम फैसला कुछ भी हो, पहली प्राथमिकता परीक्षाएं कराने की संभावना टटोलने की होनी चाहिए, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य निर्धारण में महती भूमिका निभाती है। इसके जरिए छात्रों की मेधा का न केवल वास्तविक मूल्यांकन होता है, बल्कि यह भी तय होता है कि उन्हें आगे क्या और कहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। इसी कारण कोरोना की दूसरी लहर के सिर उठा लेने का यह फैसला किया गया था कि CBSE के 10वीं के छात्रों को तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बिना परीक्षा पास कर दिया जाए, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल रहने पर 12वीं की परीक्षाएं कराई जाएंगी। फिलहाल कहना कठिन है कि आगे क्या स्थिति बनेगी, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जुलाई तक हालात सामान्य हो जाएंगे और तब कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए परीक्षाएं कराई जा सकती हैं। कोरोना संक्रमण के मामले जिस तेजी से कम हो रहे हैं, उसमें 15 जुलाई के बाद परीक्षाएं कराने के आसार बनते दिख रहे हैं। इसके बावजूद सभी विकल्प खुले रहे जाने चाहिए। म्यांमार में 18 महीने में फिर से नागरिक सरकार लाने का वादा। म्यांमार के सैन्य प्रमुख सीनियर जनरल मिन ऑंग हैंग ने कहा है कि वह 1 फरवरी को किए तख्ता पलट के बाद अब यहाँ नागरिक शासन लाना चाहते हैं। अगर परिस्थितियों ने साथ दिया तो 12 या 18 महीने के अंदर ही फिर से नागरिक शासन लाया जा सकेगा। सीनियर जनरल मिन ऑंग हैंग ने शनिवार को विदेशी मीडिया को दिए अपने पहले साक्षात्कार में हालांकि यह नहीं बताया कि नागरिक सरकार स्थापित करने के लिए चुनाव कब कराए जाएंगे। म्यांमार के सैन्य शासक ने कहा कि उनकी सैन्य शासन लाने का मकसद देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ केंद्रीय शासन लगाना था। उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि म्यांमार में कुछ समय के लिए ही वह सैन्य शासन लाए हैं ताकि वह तब तक तख्ता पलट के विरोधियों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपनी समझ बेहतर कर लें। उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों को भी खारिज किया है कि सुरक्षा बलों की गोलाबारी में 800 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। मारे गए लोगों की संख्या म्यांमार के एक मानवाधिकार संगठन ने बताई थी। फिलहाल खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पर संकट नहीं। सुशील कुमार को जो कल गिरफ्तार किया गया है, तो इनकी उपलब्धियों के बारे में देख लेते हैं। 2006 दोहा एशियन गेम्स में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता था। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील ने कांस्य पदक जीता था। 2010 मास्को विश्व चैंपियनशिप में सुशील ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। 2010 में दिल्ली, 2014 ग्लास्को और 2018 गोल्ड कोस्ट में सुशील ने स्वर्ण पदक जीतकर कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण जीतने की हैट्रिक लगाई थी। 2012 लंदन ओलंपिक में सुशील ने अपने पदक का रंग बदलते हुए रजत जीता था और 6 स्वर्ण 1 कांस्य पदक सुशील ने कॉमनवेल्थ चैंपियन में अपने नाम किया है। तो ये इनकी कुछ उपलब्धियां हैं जो अब छीनने की सिफारिश की जा रही है। तो ये आज का यानी 24 मई 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।